नमस्कार, मैं हूं आदित्य और आप देख रहे हैं ईवन टीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। मुक्ताकाश मंच रविंद्र भवन भोपाल में सम्यक अभियान के प्रदेश स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए सम्यक अभियान के प्रमुख सुप्रसिद्ध विचारक भास्कर राव रोकड़े ने मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना को शिक्षित बेरोजगार युवाओं के स्वाभिमान को ठेस पहुंचाने वाली योजना निरूपित किया। सम्मेलन में सम्यक अभियान के प्रदेश समन्वयक शैलेंद्र श्रीवास्तव ने अभियान के उद्देश्य पर प्रकाश डाला। सम्मेलन में पूर्व मंत्री पीसी शर्मा, पूर्व मंत्री हर्ष यादव, पूर्व मंत्री वंशमणि वर्मा, पूर्व मंत्री राजेंद्र कुमार मिश्रा, पूर्व विधायक व कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव सत्यनारायण पटेल, पूर्व विधायक रामकिशोर दोगने, पूर्व विधायक रामलखन पटेल, पूर्व विधायक वल्लभ अंबावतिया, कांग्रेस नेता दामोदर सिंह यादव, ओबीसी महासभा के नेता एडवोकेट धर्मेंद्र कुशवाहा व राकेश सिंह लोधी, राष्ट्रीय किसान नेता शिव कुमार शर्मा, कक्काजी गांधीवादी विचारक संतोष कुमार द्विवेदी, कांग्रेस नेता सुनील बोरसे, सम्यक अभियान समन्वयक रघुवंश प्रसाद पांडे, हेमराज संकुले, योगेंद्र सिंह तोमर सहित हजारों शिक्षित युवा व सम्यक अभियान के कार्यकर्ता ने भाग लिया। मदन सिंह ठाकुर जी, दुष्यंत दुतानी जी, रिंकू मीना जी, गोरू सिंह विश्वकर्मा जी, महिपाल सोलंकी सिंह जाट, लोकेश जाट, इधर से हम ये सभी लोग का अभिनंदन करता और राम भाई आए मैं प्रस्थान करें। हम लोग नौ क्रांति को लेकर रहेंगे। इसके सम्मान में सभी लोगों से अनुरोध करूंगा कि अपनी उंगली को जरूर उठाएं। कर रहे हैं। भारत माता की, भारत माता की जय। नौ क्रांति के अग्रदूत भास्कर राव रोकड़े जय हो। नौ क्रांति के अग्रदूत भास्कर राव रोकड़े, नौ क्रांति के अग्रदूत भास्कर राव रोकड़े। सम्यक अभियान सफल रहे, सम्यक अभियान सफल रहे, सम्यक अभियान नौ क्रांति का अभियान। दो तीन घटनाएं ऐसी घटित हुई जिन घटनाओं ने मुझे हिलाकर रख दिया, जिन घटनाओं के वजह से ये सम्यक अभियान नामक क्रांति उदित हुई है और आप लोगों के पास है। उन घटनाओं का उल्लेख मैं अलग अलग सभाओं में करता रहा हूं, आज भी उसको सामने रखना अत्यंत अनिवार्य है। लेकिन उन दो घटनाओं के अलावा तीसरी घटना तो अभी हाल ही में घटित हो गई, अभी हाल ही की बात है और वो बहुत ही दुखद है। तो उस बात को भी मैं अभी सबसे पहले रखूंगा, उसके बाद मुद्दों पर आऊंगा। तो साथियों, हर बात पर मनन कीजिएगा। राजनीतिक मुद्दों की तरह ताली बजा करके फुर्र मत कर दीजिए, मनन कीजिए और उस पर चिंतन करने के बाद निर्णय पर पहुंचिए। सामने वाला व्यक्ति अगर कोई बेरोजगार, अगर कोई पीड़ित व्यक्ति आपके सामने आता है तो आपको निरुत्तर न होना पड़े, तभी आप सफल हैं, अन्यथा सफल नहीं। तो साथियों, एक बार एक आईएएस अधिकारी मुझसे मिलने आए। मैं भी नहीं जानता था कि वे कब से मुझे अपना गुरु मानने लगे, लेकिन आते के साथ उन्होंने कहा, गुरुदेव हम एक कार्यक्रम में आपको आमंत्रित करना चाहते हैं। मैंने बोला, भाई ये कौन सा कार्यक्रम है जिसमें आप मुझे बुला रहे हैं? क्या उसमें मंत्री मिनिस्टर नहीं आ रहे हैं? तो बोले हाँ, मंत्री जी भी आ रहे हैं। तो बोला, मंत्री के होते हुए मुझे क्यों चीफ गेस्ट बना रहे हैं? तो उन्होंने कहा, विषय आपसे जुड़ा है इसलिए आपको चीफ गेस्ट बना रहे हैं। मैंने बोला, भाई आखिर कुछ ना कुछ तो स्वार्थ तो होगा। वे बताने को तैयार नहीं थे। बहुत ज्यादा जोर देने पर उन्होंने कहा कि साहब, अब तक आप 30 किताब लिख चुके हैं, हम चाहते हैं 31वीं किताब एक ऐसे विषय पर सामने आए जो वृद्धजन जो थके हुए महसूस कर रहे हैं, जो बुढ़ापे में कुछ और चाहते हैं, और वह है शांति। तो उनके लिए, उनकी मनोदशा पर एक कार्यक्रम विशेष के माध्यम से वे किस तरीके से प्रभावित हुए उस पर आप एक पुस्तक की रचना कर दें। तो मैंने बोला, ऐसी कौन सी कार्यक्रम है? तो उन्होंने बताया, साहब ये मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना, बड़े ध्यान देकर के सुनिएगा। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत ट्रेन से बुजुर्ग को
तीर्थ यात्रा पर ले जाया गया था। यह कार्यक्रम उस गांव में रखा गया है जहां की 40 बुजुर्ग दंपतियां इस तीर्थ यात्रा पर गई थी और भी अन्य लोग भी आएंगे इसमें। लेकिन ये एक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में कार्यक्रम आयोजित किया गया है कि राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना का क्या असर है और इस योजना का की नकल अब दूसरे राज्य क्यों करने लगे। मैंने बोला ठीक है तो आप कार्यक्रम करिए, लेकिन मुझे क्यों बुला रहे हैं भाई। बोले नहीं साहब आप आएंगे तो किताब लिखेंगे। बोला बिल्कुल नहीं, इन कार्यक्रमों में मेरा कोई विश्वास नहीं, मैं नहीं आना चाहता। लेकिन बड़ी व्यवस्था होती है। सामने वाला व्यक्ति यदि आपको गुरु मानकर अपील करने लगे तो गुरु का शिष्य के सामने विवश होना स्वाभाविक होता है और मुझे भी विवश होकर उनको स्वीकृति देनी पड़ी। जहां कार्यक्रम हुआ वहां सब लोगों ने बढ़ चढ़कर बात रखी। सबको पता था रोकड़े साहब किताब लिखने वाले हैं। हमारे सम्माननीय हर्ष यादव जी, सम्माननीय पीसी शर्मा जी, सम्माननीय बंसवनी वर्मा जी मंत्री रहे हैं, ये सब जानते हैं किसी को कैसे प्रभावित किया जाता है। तो बढ़ चढ़कर भाषण देने लगे, योजना के बारे में बताने लगे। मैंने सब बातें सुनी और अंत में मुख्य अतिथि के रूप में मुझे बुलाया गया बोलने के लिए। तो मैंने क्या कहा, मैंने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा जितने भी वक्ताओं ने अभी विचार व्यक्त किए उन सभी के विचारों से मैं सहमत नहीं हूं, इसलिए अपनी ओर से कोई नए विचार देने की स्थिति में फिलहाल नहीं। और इन्हीं शब्दों के साथ मैंने उस दिन अपनी वाणी पर विराम दिया। उसके बाद कार्यक्रम समाप्त हुआ। सारी बुजुर्ग दंपतियां अपने अपने घर की ओर जाने लगी, आगंतुक जितने थे सब जाने लगे। मेरा ध्यान था ये बुजुर्ग किसी बुजुर्ग दंपति के साथ मेरे को उनके यहाँ जाना है। तो एक बुजुर्ग दंपति जब आगे बढ़ी तो मैं भी उनके पीछे पीछे चलने लगा। कुछ दूरी के बाद वो दंपति एक घर के सामने रुकी तो मुझे यह समझते देर नहीं लगी कि निश्चित रूप से यह घर इसी का होगा। कुछ देर के बाद वे अपने घर की ओर घूमे, दरवाजे पर पहुंचे। उनके पुत्र और पुत्रवधू ने उनका स्वागत किया। पानी रखा हुआ था, पैर धुलाया गया, पाट पे खड़ा करके तिलक लगाया गया, आरती उतारी गई। जैसे कि तीर्थ यात्रा से लौट कर आने के बाद में एक परंपरा सी निभाई जाती है, क्यों भाई ये परंपरा चलती है ना। तो अब स्वागत वगैरह हुआ। कलेक्टर की नजर मुझ पर थी। रोकड़े साहब कहां चले गए, क्या बात है। उन्होंने मेरे पीछे तहसीलदार महोदय को लगा दिया। बोले जरा देखिए तो रोकड़े साहब कहां गए। तो वो जो बुजुर्ग दंपति थी जिनके यहाँ पे मैं पहुंचा, उनकी नजर में मेरा सम्मान अपेक्षाकृत कम था तहसीलदार की तुलना में। क्यों, तहसीलदार से काम सबको पड़ता है। उन्होंने देखा ये साहब अभी मंच पे बैठे थे, यहाँ आए हैं, क्या बात है, तहसीलदार साहब क्या आए हैं। तहसीलदार को देखते आइए साहब, आइए आइए बैठिए। हमको भी बैठाला गया, बैठे हम। थोड़ी देर के बाद ही चाय आई, चाय पीते रहे। उस बुजुर्ग के पुत्र ने अपने पिता से कहा, दादू, उस एरिया में दादू पिता को भी कहते, बोला दादू प्रसाद देना। ये बोलने के बाद पिता ने अनसुनी कर दिया। फिर थोड़ी देर के बाद पुत्र को रहा नहीं गया, फिर पुत्र ने कहा दादू प्रसाद देना। अब पिता के हाव भाव बदलने लगे, माथे की नस तनी तनी सी दिखाई देने लगी, थोड़ा आक्रोश झलकने लगा। मैंने सोचा क्या बात है भाई, ये एक पुत्र अपने पिता से प्रसाद ही तो मांग रहा है, फिर ये क्यों आवेश में आ गया। तो फिर पिता का बोलने का एपिसोड शुरू हुआ। हाँ देता हूं प्रसाद, देता हूं, हाँ देता हूं ना प्रसाद, अभी प्रसाद मांग रहा है। फिर बोलेगा पैसा दो। अरे अभी तो 7 महीने पहले 70,000 रुपए दिया था। कह रहा था कोई कंसल्टेंसी कंपनी है, नौकरी लगाने की बात कर रही है। पता नहीं क्या नौकरी लगी, गया 2-4 महीने नौकरी करके फिर लौट के आ गया। फिर पैसा, अरे माँ बाप ने 5 एकड़ जमीन तो छोड़ रखी थी, उसमें से भी 2 एकड़ बिक गई, लगता है अभी बिक जाएगी।
आखिर करूं तो क्या करूं? तुझे पढ़ाया लिखाया इंजीनियर बनाया, क्या कसर बाकी रखा था? शादी भी किया तो पढ़ी लिखी एमबीए पढ़ी भी लड़की से, लेकिन तू तो निकम्मे कुछ करने को तैयार ही नहीं। और इसके साथ साथ अनाप शनाप जितने शब्द बोल सकता था, एक पुत्र को उन्होंने बोला। पुत्र की स्थिति बड़ी विचित्र होने लगी। आमतौर पर कोई पिता अपने पुत्र को डांटता है अकेले में तो पुत्र उसको बुरा नहीं मानता, कुछ बोल करके चला जाता है। लेकिन यदि कोई पिता अपने पुत्र को 4 लोगों के सामने ही डांटने लगे तो पुत्र अपमानित महसूस करने लग जाता है और कुछ ही पलों में अवसाद की स्थिति में आ जाता है। वही स्थिति उस पुत्र के साथ हुई और वो ऐसा लगा चक्कर खा के गिर जाएगा। मैं खड़ा हुआ, मैंने उस युवक को गले से लगाया और बोला, बेटा धैर्य रख, मैं बात करता हूं। इतना कहते ही मेरी नजर सामने खड़ी उस बुजुर्ग की पुत्र वधू पर पड़ी तो सिसक कर रो रही थी। अपने पति के दुर्दशा को वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। मैंने उसे भी अपने पास बुलाया, दोनों को अगल बगल बैठाला, उनके पीठ पर हाथ रखा और मैंने बोला, बेटा धैर्य रखो, हम बात करते हैं। मैंने उस पिता से बोला, अरे काका ये क्या कर रहे हैं भला आप? आपने पढ़ाया लिखाया इंजीनियर बनाया तो क्या एहसान कर दिया अपने बेटे पे? हर पिता अपने पुत्र के लिए करता है। आपके बेटे में क्या कमी है भला? मैकेनिकल इंजीनियरिंग से 80% अंक लाया है, बहू भी एमबीए पढ़ी लिखी है, आखिर इसे नौकरी नहीं लगी थी, इसका क्या दोष? अरे आप बार बार कह रहे हैं कि भला हो उस श्रवण कुमार का जिसने मुझे तीर्थ यात्रा पर ले जा लिया और अब मर भी जाऊं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे आप जिसे श्रवण कुमार कह रहे हैं उसने क्या किया समझ रहे हैं आप? यदि वो आपको तीर्थ यात्रा पर न ले जाते हुए आपके बेटे के लिए नौकरी का इंतजाम कर देता तो आपका यह बेटा आपको तीर्थ यात्रा पर ले जा पाता या नहीं ले जा पाता, इस बारे में तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये तो गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपका यह बेटा आपके घर को तीर्थ में तब्दील कर देता। तो साथियों, ये एक कारण है जिसके कारण ये सम्यक अभियान की शुरुआत है। किस तरीके से एक व्यक्ति खुद को श्रवण कुमार साबित करने के लिए नवयुवकों के स्वाभिमान को ठेस पहुंचा रहा है।